Okay, so now we are going to start a mock interview for our student Umakant, who has got interview call from NPCIL. So first of all, Umakant, congratulations. Thank you, sir. Okay, so now we are starting this session, and with us we have two more mentors, including with me. One is Vishal sir and second Avinash sir. Okay. So let us start and give us a brief introduction, Umakant. Yes, sir. My name is Umakant Nandeshwar. My native place is Nagpur. I have done my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Navegaon Ban. Then I have completed my graduation in mechanical engineering from D.Y. Patil College of Engineering, Akurdi, Pune, with distinction. Then I started preparing for the various government examinations and PSU, and now I am here for the interview. Okay. So Umakant, in which year you completed your BTech? Can you repeat? Yes, sir. In 2016, I completed my bachelor's. Okay. So since 2016, what you were doing? Sir, I started preparing for government examinations in 2016, Oh, and meanwhile सर एक मेरा दोस्त का इंस्टीट्यूट है कोचिंग, वहाँ पे मतलब एज अ कंटेंट डेवलपर या फिर कुछ नोट्स वगैरह मेकिंग में मैं काम करता था. कंटेंट डेवलपर में आपका क्या किस तरीके का कंटेंट डेवलपमेंट करते थे? सर लाइक जैसे थर्मोडायनामिक्स एफएम और रेफ्रिजरेशन वगैरह के नोट्स कोचिंग में लाइक और कभी सॉल्यूशन बना दिया या और क्वेश्चन पेपर सर सेमेस्टर वाइज निकालने में. तो आपने you have started this content development work in 2016 itself? No sir, no sir. Then which year? In 2018. 18. So हाँ sir. for two years, 16 to 18. Sir, I prepared for government examinations. Okay, so you were preparing for exam, then you started this Yes sir. content development job. Why did not you Yes sir. start as a faculty? सर क्योंकि सर अगर मेरा मोस्ट ऑफ द फोकस सर गवर्नमेंट जॉब की तरफ था, तो एज अ कंटेंट डेवलपर भी मैं फुल टाइम नहीं करता था काम. जब भी एग्जाम से या मतलब एग्जाम जैसे एग्जाम के लिए टाइम होता था, तब मैं थोड़ा सा बस करता था. लाइक ऐसे फुल टाइम ज्वाइन नहीं किया था सर एज अ कंटेंट डेवलपर. नहीं, तो आपने कब तक का ये टारगेट अपना बनाया था? 5 years आपको गुजर चुके हैं अभी, और Yes, सपोज sir. आपको दिस ईयर आल्सो यू डू नॉट गेट इंटरव्यू कॉल. अगर मान ले इस साल भी नहीं आपको कॉल आती, तो आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या सोचा था आपने अपने फ्यूचर के बारे में? सर फिर मतलब एज अ टीचर जॉब कर लेता था सर मैं. मतलब इस साल अगर गवर्नमेंट इंटरव्यू कॉल नहीं आती, आप ऐसा नहीं होता, देन आप एक टीचर बन जाते, राइट? ये सर एक और कोरोना के वजह से भी थोड़ा सा डिलेड हो गया सर. मतलब लाइक मतलब ये जैसे एनपीसीआईएल का ही जो है इंटरव्यू 2020 का रिक्रूटमेंट है सर. ओके, आपने बीटेक कंप्लीट किया 2016 में. यस सर. देन आपने प्लेसमेंट्स के लिए ऑप्ट क्यों नहीं किया? सर मतलब पहले से ही था कि गवर्नमेंट में ही मतलब गवर्नमेंट को ही सर्व करना है, तो इसके वजह से नहीं किया सर. ओके, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए था, राइट? यस सर. यस सर. गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना ज्यादा वो क्यों है आपके मन में कि व्हाई ओनली गवर्नमेंट जॉब, नॉट एनी अदर सर इंडस्ट्री? 2009 में जो मतलब क्राइसिस आया था, मतलब अमेरिका में मंदी आ गई थी, तो उसके वजह से प्राइवेट सेक्टर में जो मतलब कुछ लोगों को जॉब से वगैरह निकाला गया था. तो गवर्नमेंट की सर जॉब सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है और फैसिलिटीज भी मतलब अच्छी है, तो इसीलिए कुछ था परसेप्शन की गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए. गवर्नमेंट जॉब में क्या गवर्नमेंट जॉब से नहीं निकाला जाएगा? सर नहीं सर, मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लेता है, जैसे प्राइवेट कभी कभी डायरेक्टली निकाल देते हैं. ओके, तो आपको सेफ्टी का इशू है. यस सर. बट गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन. यस सर. सो सर कुछ then
Will not people work? There will be people, the people who have got skilled enough to survive in, मतलब जो जिनके पास सर्वाइव करने का स्ट्रेंथ है वो सर कहीं पे भी वर्क कर जाएंगे, तो चाहे आप, वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो ये आपके अंदर था टैलेंट, आपने रियलाइज किया यस सर। कि मैं भी सर्वाइव कर सकता हूँ कहीं भी? यस सर। हम्म? यस सर। तब आपको ट्राई करना चाहिए था ना कहीं पे। नहीं सर, पर मतलब गवर्नमेंट का थोड़ा सा जो था। आपको इंटरेस्ट था कि यू वांट गवर्नमेंट जॉब, व्हाट टाइप यस ऑफ सर। गवर्नमेंट जॉब यू आर इंटरेस्टेड इन? सर जैसे मेरा मतलब बैचलर्स का ओरिएंटेशन था मैकेनिकल, तो मैं टेक्निकल में ही जॉब करना चाहता हूँ सर। टेक्निकल में आई आप जॉब करना चाहते हैं, राइट? यस सर। टेक्निकल में कोई पार्टिकुलर एरिया? जैसे पावर जनरेशन है सर, और तो आपने एनटीपीसी के लिए ट्राई किया? एनटीपीसी के लिए सर मैं जो ये सर ट्राई किया था, पर क्या हुआ? एक 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 ही लेवल, मतलब जो साइकोमेट्रिक टेस्टर रहता है सर उनका, हम्म, उसके बाद में नहीं हो पाया था। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में आप फेल हो गए थे वहाँ पे, राइट? हाँ सर। तो क्या रीजन लगा आपको, मतलब कि क्यों फेल हुए आप वहाँ पे? कोई आपने सर सोचा वो है आपने? साइकोमेट्रिक टेस्ट वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड होता है वहाँ पे एक्चुअली, तो मतलब रीजन तो पता नहीं सर, पर एग्जैक्ट रीजन नहीं पता सर उसका क्यों फेल हो गए थे। ओके। बाकी और कोई कंपनी पावर जनरेशन में आपने ट्राई किया कभी? नहीं सर, ये एनटीपीसी में ही किया था। एनपीसीआई में एक बार सिलेक्ट हो गया था 2018 में, सॉरी 19 में, पर हम्म, सर वेटिंग लिस्ट पे चला गया था। लाइक अराउंड 10th नंबर पे था वेटिंग में। तो आप इंटरव्यू में अपेयर हुए थे उसके इसमें? यस सर, यस सर। एनपीसीएल में इंटरव्यू भी हो गया था और मेडिकल भी हो गया था। तो क्या लगा आपको कि इंटरव्यू में आप ऐसा क्या रहा होगा प्रॉब्लम, आपने कोई उसके बाद में एनालिसिस किया कि जो आप 2019 में यस सेलेक्ट सर। नहीं? यस सर। कुछ क्वेश्चंस में मैं ब्लफ कर गया था सर, मतलब लाइक थोड़ा सा नहीं सोच पाया था आगे, और कुछ इजी इजी क्वेश्चन को भी मतलब ब्लैंक हो गया था, उसकी वजह से मैं मेरा शायद नहीं हो पाया था। तो और आप स्कोर मतलब रिलेटिवली कम आ गया था इसकी वजह से। ओके, तो उन प्रॉब्लम्स को अपने रिमूव करने के लिए आपने क्या किया? सर ठीक से तैयारी करी, ठीक से रिवीजन की, और और एनपीसीआईएल के बारे में आप बताइए कि एनपीसीआईएल क्या प्रोडक्ट बनाती है, मेन प्रोडक्ट क्या है एनपीसीआईएल का? एनपीसीएल सर डिजाइन कंस्ट्रक्ट और मतलब मेंटेनेंस करती है सर, पावर जो न्यूक्लियर एनर्जी से पावर मिलता है उसको। मतलब प्रोडक्ट हम क्या बोल सकते हैं उसका फिर? सर इलेक्ट्रिक जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं एनपीसीआईएल का, ठीक है? यस सर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के इंडिया में क्या क्या मेन सोर्सेज हैं? सर थर्मल पावर प्लांट है, हम्म, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, हम्म, विंड पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हम्म। तो एनपीसीआईएल इसमें किस में डील करता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में डील करता है सर, और एक विंड पावर प्लांट भी है जो उन्होंने चेन्नई में इंस्टॉल किया है। ओके, तो आपको क्या लगता है कि इनमें जो न्यूक्लियर पावर का परसेंटेज है अभी इंडिया में, यस जो सर। भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कितना यस सर। परसेंट इसका कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर पावर का? टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का सर अराउंड 3% है न्यूक्लियर पावर का कंट्रीब्यूशन। तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कुछ इसके बारे में आपको आइडिया है? क्या इसको इंक्रीज करना चाहिए या इसको यहीं पे रखना चाहिए, क्या किया जाए इसमें? नहीं सर, इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे, और नेचुरल जो रिसोर्सेस है हमारे, जैसे फॉसिल फ्यूल्स और कोल बेस्ड जो फ्यूल यूज करते हैं हम थर्मल पावर जनरेशन में, वो मतलब तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं, और उससे ग्रीन हाउस और मतलब
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है उनकी वजह से। तो इसकी वजह से सर हमें ध्यान देना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन एक अच्छा रिसोर्स है, जिससे हमें मतलब फ्यूचर नीड है, डिमांड है अपनी कंट्री की, वो फुलफिल हो सकता है। ओके, अच्छा ये बताइए कि इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं एनपीसीएल के सामने, अगर हम कोई भी नया प्लांट एस्टेब्लिश करने की ट्राई करते हैं, या हम यस इसको सर। 3% से ज़्यादा इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो मेन यस चैलेंजेस सर। क्या क्या हमारे सामने आते हैं? एनी सर आइडिया? मेन चैलेंजेस तो सर सोशल चैलेंज है कि लोगों के एक मन में परसेप्शन बैठा हुआ है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी मतलब न्यूक्लियर सोर्स है वो रेडिएशन एमिशन की वजह से बहुत हार्मफुल मतलब हार्मफुल है लाइवलीहुड के लिए, जो कि सर एनपी से मतलब अ, जो कि एनपीसीएल मतलब रेस्ट्रिक्ट करता है रेडिएशन को। तो ये एक इशू है। और दूसरा इशू है कि जो यूज फ्यूल है मतलब उसका उसको डिस्पोज करने का मेन इशू इशू है सर, जो यूज फ्यूल है उसको। वो इशू रिजोल्व हो रहा है अभी कि नहीं हो रहा है? इशू तो सर सोशल है तो वक्त लगेगा सर इसके लिए, क्योंकि सोशल अवेयरनेस जो लोगों में होना चाहिए वो। उसको कैसे किया जाए, कोई सजेशन आपकी तरफ से? सर एजुकेट किया जाए न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। ओके, अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में 2 मिनट के लिए कहीं स्पीच देने के लिए बोला जाए, आप लोगों को यस सर। कन्विंस कर पाए, तो आप क्या बोल सकते हैं? यस सर। स्टार्ट। सर क्या सोच सकते हैं, एक मिनट। आराम से दो। जी सर। बताइए। हाँ, अगर हम मतलब न्यूक्लियर पावर सोर्स अगर यूज करते हैं तो हमें जो फ्यूचर की डिमांड है जो कंट्री की, वो हम आसानी से फुलफिल कर पाएंगे। और जो रेडिएशन है लाइक जैसे हिस्ट्री बताती है कि जितने भी डिजास्टर हुए हैं उनमें कोई लाइवलीहुड का हमारा मतलब जीवित हानि नहीं हुई है। तो हम इसे यूज कर सकते हैं। और इससे ग्रीन हाउस एमिशन वगैरह ग्रीन हाउस नहीं निकलता। ग्रीन हाउस गैसेस जो कार्बन एमिशन है तो नहीं होता। तो इसे हम एज ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर डिमांड। और जिस हिसाब से सर डेवलप्ड कंट्री और बाकी फ्रांस यूएस जर्मनी यूज करते हैं, उस प्रिकॉशन से और सेफ्टी से हम यूज करें तो ये कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल और यूजफुल है। ओके, तो आप इसके फेवर में हैं? यस सर। ओके, अगर एनपीसीएल में आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तब भी आपका यही व्यू रहेगा? यस सर। ओके। ओके उमाकांत, आप ये बताइए कि आप में ऐसा क्या है कि हम आपको सेलेक्ट करें? सर डिसिप्लिन हूँ मैं, हार्ड वर्किंग हूँ, हम्म, और जो ऑनेस्ट हूँ सर। बस सर। जो भी कैंडिडेट्स आएंगे वो सारे डिसिप्लिन्ड भी होंगे, ऑनेस्ट भी होंगे, क्योंकि उन्हें भी मौका तो मिला नहीं है करप्शन का कोई, और यस हार्ड सर। वर्किंग तो सारे होंगे तभी तो इंटरव्यू में आए होंगे। आप में ऐसा यस सर। क्यों है? सर ये मतलब ये डिसीजन तो मतलब पैनल का ही होना चाहिए कि मैं जो जॉब है जो जॉब वो देने वाले हैं उनके लिए मतलब उसके लिए फिट हूँ या नहीं हूँ। पर सर मतलब अ, मेरे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जो जो भी जॉब मुझे मिलेगा एनपीसीएल की तरफ से, उसको मैं मतलब 100% ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग के साथ ये मतलब उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। ओके,
अच्छा, कोई आपके अंदर ऐसा निगेटिव पॉइंट आपने कभी ऑब्जर्व किया कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर वो किसी में हो, एम्प्लॉय में, तो आप उसको रिक्रूट नहीं करेंगे? अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो आपकी नहीं सर। पर्सनैलिटी में कोई ऐसा पॉइंट आपने कभी महसूस किया कि अगर आपको पता चल न- जाए एज एन एम्प्लॉय कि ये नेगेटिव पॉइंट इस बंदे में है, देन आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे? नहीं सर। कोई अग- नेगेटिव पॉइंट आपने ऑब्जर्व नहीं किया? नहीं, हो भी सकता है सर, पर मतलब मैंने ऑब्जर्व नहीं किया हो शायद। अच्छा, कोई पढ़ाई के साथ में एक्स्ट्रा हॉबीज भी हैं आपकी? कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में किसी में इन्वॉल्व होते हो? यस सर। लाइक? लाइक मैराथन, मतलब रनिंग अच्छा लगता है सर मुझे। मतलब स्टार्ट मैंने बहुत पहले शुरुआत से नहीं किया, पर अभी मैं करता हूँ। रनिंग आपको अच्छा लगता है, तो इसके रनिंग से रिलेटेड कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती हैं? अ, ओलंपिक में वैसे कोई गेम आता है ऐसा जो रनिंग से रिलेटेड हो? ये सर बहुत सारे गेम्स है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, सोलह तो सौ अभी मीटर कोई प्लेयर का नाम बताओ जो 100 मीटर में ओलंपिक में गया हो प्ले करने के लिए, रन करने के सर लिए। उसेन उसेन बोल्ट सर, उनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। क्या नाम बताया आपने? उसेन बोल्ट। हुसैन बोल्ट। इंडिया से कोई प्लेयर? सर पीटी उषा मैम। पीटी उषा मैम। ये तो पहले गए हुए हैं ना, रेस्पेक्टिव। यस सर। अभी जो रिसेंटली चल रहे हैं उसके बारे में कुछ आइडिया? रिसेंट ओलंपिक में नहीं पता सर अभी। अच्छा, पीटी उषा को ओलंपिक में कोई मेडल मिला हुआ है इनको क्या? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं, पर गोल्ड नहीं मिला है ये पता है। गोल्ड नहीं मिला है? यस सर। ओके, ठीक है। विशाल सर, यू विल कंटिन्यू। अनम्यूट सर। Okay, yes, thank you, sir. So, Umakant, गुड what इवनिंग are सर। your favorite subjects? सर थर्मो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, and refrigeration and air conditioning. Okay, so let me ask you some of the questions from your favorite subject, Umakant. Yes, sir. Okay, so Umakant, can you tell me something about the Fourier number? What is Fourier number? You heard about this, Umakant, Sir. somewhere in the Yes, sir. heat Yes, sir. transfer? Yes, sir. Mhm. What is this? Sir, can I think for a minute? Yes, yes, you can think. Umakant, acha, first tell me what is thermal diffusivity so that you will be able to recall. What is thermal diffusivity? You heard about this is the property, very important property for fluids. Yes, sir. How the What is that? thermal energy is conducted into into the any material, divided by uh, that energy stored in that material. That is alpha. Yes, sir. So this is more for liquids or it's more for gases? Sir, it is more for. Can I think for a minute, sir? Yes, yes, you can think. You can take your time. Sir, thermal diffusivity more for gases, sir. It's more for gases. You're guessing or Yes, you're sure about that? sir, not so sure, but I think thermal diffusivity more for gases Why you because think like yes? density of gases is very much less.
but their conductivity is also very low. But sir, in proportion that conductivity is not so low. Yes, it is very high for gases as compared to Yes, sir. liquids. Yes, sir. So now, can you tell me what is that Fourier number? सर अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है. अच्छा, it is related to steady state heat transfer or unsteady state heat transfer? It is related to unsteady state heat transfer, sir. Unsteady state heat transfer. Fine. Yes, sir. Can you tell us something about emissivity, Umakant? What is emissivity? Yes, sir. It is the matlab, it is the emissive power of a normal surface at a temperature to the emissive power of a black body at that particular temperature. So how we can increase emissivity of a particular surface? Let's suppose you are having some surface, you want to increase its emissivity. So how you can increase? Yes, sir. Emissivity increase करना है. सर नहीं पता सर ये. Umakant, you mentioned about greenhouse effect. Like Yes, in sir. nuclear power plant, there is no such greenhouse emission, gas emission. Yes, sir. So can you tell us something about that? What do you mean by that greenhouse effect? Sir, greenhouse effect particular means sir that all the radiation is absorbed by our environment, and most of the high wavelength radiation cannot escape from the environment. That which leads to the increase in the surface. Which leads to the increase in temperature of our environment. From where those high wavelength radiations are coming, Umakant? So that all the radiations coming from the sun. So sun is emitting high wavelength radiations. Sorry, all the radiation, sir. But that high wavelength radiation cannot escape from that. No, that's why I'm asking, Umakant, from where Yes, sir. those high wavelength radiations are coming? These are coming from sun, or these are coming from stars, these are coming from moon, these are coming from earth. From where those high wavelength radiations are coming? All the radiations are coming from the sun, sir. All the radiation. So that's why I'm asking. Means those sir. gases, greenhouse gases, are not allowing those high wavelength radiations coming from the sun. You want to say? Not escaping from the earth. Not escaping from the earth. So from what is the source of those high wavelength radiations? Actually, all the radiations are coming from the sun. And sir, some of the radiations then how they are able to enter actually? Like if they are not able to pass through those greenhouse gases, how they are entering through those gases, Umakant? उस टाइम पे उसकी वेवलेंथ सर कम होती है. So the radiation which are coming from the sun, those are short wavelength radiation. Yes, sir, short wavelength radiation. So yes, so that you need to mention very confidently, na? So sir, the short wavelength radiations which are coming from the sun, those greenhouse gases, they are like the transparent body for those radiations. Yes, sir. Yes, sir. And high wavelength radiations are coming from the earth actually. They're not coming from the sun. Yes, sir. So why earth is emitting high wavelength radiations? Why not short? सर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है अर्थ. हाँ ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है. हाँ सर. The remaining it is emitting. So the energy which is emitting, earth is emitting. Why it is emitting at high wavelength radiations? Sir, according to the Einstein formula, E is equal to h nu, and inversely proportional to sir energy is inversely proportional to lambda. So सर कुछ एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर ली तो उसका वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा. तो उसकी वजह से सर मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है उसका वेवलेंथ एंटरिंग वेवलेंथ से ज्यादा होता है.
You heard about Wings displacement law, Umakant? Wings displacement law. Quickly try to tell us what is that Wings Yes, sir. displacement law. Sir, maximum temperature. Okay, Umakant, let me quickly ask you some questions from fluid mechanics, and it's my request Yes. to you, Umakant, please try to answer quickly. Okay. Yes, sir. So what is cavitation? The pressure of the inside the anything is if fall below the vapor pressure, then the bubbles फॉर्म होते हैं सर उसमें, जो कि हाई प्रेशर रीजन में जाके फट जाते हैं, तो उसके वजह से सर मतलब वो हैम्पर करता है सर जो बॉडी है उसको. What is vapor pressure of water at 20 degrees Celsius? सर सॉरी सर, डेट आई डोंट नो. What is vapor pressure of water at 100 degrees Celsius? सर एटमॉस्फेरिक Atmospheric pressure. प्रेशर है सर. Vapor pressure of water is high or high or less than the vapor pressure of mercury at same temperature. Suppose 20 degrees सर Celsius. higher than the mercury sir. Vapor pressure of water is high. Yes sir. Okay. Can you tell us something about barometer, Umakant? What is a barometer? Sir, barometer is generally used to measure the atmospheric pressure. How it works? सर मतलब उसका ये बताना है working. Just try to tell us in brief how we measure the atmospheric pressure using barometer. सर एक ट्यूब में मर्क्यूरी लेते हैं हम और उसको मतलब उल्टा करके डिप कर देते हैं जो मर्क्यूरी है, तो सॉरी सर नहीं पता. Okay, Umakant, let me ask you some question from refrigeration. Okay. Yes sir. And Umakant, what is relative humidity? Sir, it is the mass of vapor in dry air to the mass of vapor in saturated air at the same temperature. अभी कितना relative humidity होगा? Where you are this time? सर मुंबई में हूँ सर मैं. मुंबई में हो. What do you think? The relative humidity in Mumbai is more than or less than the relative humidity at you can say Chandigarh? Sir, more relative humidity is more in Mumbai. So कितना होगा अभी? Around 70 हो सकता है सर. So wet bulb temperature will be more in Mumbai or it will be more in Chandigarh, or it depends on other conditions. What do you think? सर ये डिपेंड करेगा अदर कंडीशंस पे भी. And what about wet bulb depression? Wet bulb depression will be high or low? वेट बल्ब डिप्रेशन सर हाई होगा, लाइक चंडीगढ़ का. Okay, Avinash sir. Yes sir. Yeah, you may continue. Okay. So Umakant, let's start. Even though your favorite subject is from thermal engineering, but let us go far from that. So first of all, my first question to you is, why would we only go for nuclear energy? Why should we only go for nuclear energy? सर, why should we go for nuclear energy? हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी ही क्यों सिलेक्ट करें हम जब बाकी सोर्सेज हमारे पास हैं तो? सर क्योंकि मतलब फॉसिल फ्यूल जो है तेजी से डिप्लीट हो रहा है, और जैसे रिन्यूएबल सोर्सेस है हमारे पास, उनके वो है अवेलेबल, पर सर वो बहुत डाइल्यूट में मतलब वो बहुत डाइल्यूट होते हैं. तो उसके लिए सर लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो उसके लिए जगह बहुत स्पेस बहुत हेवी चाहिए. और जिस तरह से मतलब और क्या लगता है आपको, क्या फायदे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के? और फायदे, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क कैसे करता है, आपको पता है वर्किंग? ये सर हाँ जी बताइए. सर न्यूक्लियर पावर प्लांट सर बेसिकली फिजन रिएक्शन पे वर्क करता है, जिसमें एक
हेवी न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं हम बाय बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। तो सर फिर उससे जनरेट हुई हीट को हम एक कूलेंट के द्वारा, जो अब मेन फ्लूइड है जो जो टरबाइन में फ्लो होगा वो जो वाटर है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट सर जनरली रैंकिन साइकिल पे वर्क करता है, तो उससे हम वाटर को स्टीम में जनरेट करके टरबाइन चलाते हैं। कौन सा यूरेनियम यूज करते हैं, कौन सा आइसोटोप? यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। Okay, but majority is 235 only. यस सर, इन Okay, इंडिया। so अच्छा, तो कौन सा आपको एनपीसीएल का कौन सा सबसे बड़ा प्लांट है इंडिया में, सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला? सर आई थिंक तारापुर सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला है रिसेंट में। कितना कितना कैपेसिटी है? सर कैपेसिटी एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर सर। Okay, it is 1400 megawatt, but nowadays I think Kudankulam in Tamil Nadu is producing is a project of I think 2000 megawatt. Okay, तो अच्छा उमाकांत, जो फ्यूल है, डू यू नो हाउ इट इज यूज्ड इन पावर प्लांट? कैसे, किस तरह से फ्यूल को असेंबल किया जाता है, क्या उसका रहता है असेंबली का, किस तरह से यूज करते हैं, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? सर थोड़ा सा है, मतलब वो उनके पैलेट्स बनाते हैं, पैलेट्स और हम्म सिलेंड्रिकल टाइप के रॉड होते हैं, तो हम्म उनको हम असेंबल करते हैं सर एक लाइक सिलेंड्रिकल टाइप के रॉड में, और वहां से कूलेंट फ्लो करते हैं सर। ओके बाकी उमाकांत, हमारा क्लियर जो फ्यूल है उसका सोर्सेज क्या है हमारे लिए? कहाँ से हम सोर्स लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूल? इंडिया जो कहाँ से इंपोर्ट करता है या कहाँ पे निकालता है, इंडिया के अंदर निकालता है क्या, उसके बारे में कुछ आइडिया है? सर पर्टिकुलरली पता नहीं सर, पर मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया से निकलता है सर। साउथ इंडिया स्टेट का पता नहीं सर पर्टिकुलर, शायद तमिलनाडु हो सकता है सर। ओके, बट रिसेंट ईयर में काफी सारा हम इंपोर्ट ही करते हैं कजाकिस्तान से, और अर्लियर इट वाज टेकन फ्रॉम रशिया ड्यूरिंग 90s। तो ओके, सो चलते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की तरफ। तो जो वाटर टरबाइन है उसका, सॉरी, जो टरबाइन आप यूज करते हो वर्क प्रोड्यूस करने के लिए, और यू कैन से स्टीम इंजन वट एवर इट इज, तो इसमें क्या लगता है आपको कि मटेरियल डिजाइन के लिए जब आप डिजाइन करोगे तो मटेरियल सिलेक्शन, व्हाट वुड बी द कंसिडरेशन इन योर माइंड, व्हिच मटेरियल वुड यू सिलेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर स्टीम टरबाइन? सर जिसका रिफ्लेक्टोरिनेस बहुत ज्यादा हो, मतलब जो हाई टेम्परेचर को सह सके। ओके, दैट इज वन थिंग। और जिसमें सर ग्रेन बाउंड्रीज ज्यादा ना हो। उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर अगर ग्रेन बाउंड्रीज होगा तो लाइक ग्रेन बाउंड्रीज से वीक होता जाएगा, मतलब जो मटेरियल है, और फेल कर जाएगा सर, ब्रिटल फेलियर हो जाएगा उसमें। बट ग्रेन बाउंड्रीज तो हेल्प करती हैं हमारे डिसलोकेशन का मोशन रोकने के लिए। पर सर एट हाई टेम्परेचर ग्रेन बाउंड्री सर हाई एनर्जी रीजन होता है, तो जल्दी फेल कर जाता है सर। तो कैसे अवॉइड करेंगे आप ग्रेन बाउंड्रीज? सर एक मेथड होता है सर क्रिस्टल पूलिंग करके, तो उससे हम टरबाइन ब्लेड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या होता है क्रिस्टल कूलिंग, क्या मतलब है इसका? सर एग्जैक्ट नहीं पता सर, बस क्रिस्टल पूलिंग से मैन्युफैक्चर होता है इसका। तो उसमें किस तरह का ग्रेन बाउंड्रीज होता है? आपने बोला कि ग्रेन बाउंड्रीज ज्यादा नहीं चाहिए, तो क्रिस्टल कूलिंग से किस तरह का ग्रेन बाउंड्रीज होता है उसके अंदर? शायद सर उसमें ग्रेन बाउंड्रीज ही नहीं होता, मतलब सो डू यू थिंक थर्मोडायनेमिकली इज इट पॉसिबल कि ग्रेन बाउंड्रीज ही ना हो मटेरियल के अंदर? अच्छा, क्यों आती है ग्रेन बाउंड्रीज मटेरियल के अंदर? सर क्योंकि लाइक जब हम कूलिंग करते हैं तब आ, दो अलग अलग जगह से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, हम्म लाइक टू डिफरेंट प्लेसेस से, तो ग्रेन बाउंड्रीज बनती है सर। ओके, तो क्या कर सकते हैं अब अगर हम चाहें कि ग्रेन बाउंड्रीज ना बने? आपने बोला कि ग्रेन बाउंड्रीज को रिड्यूस करना है, तो हाउ यस कैन वी सर। डू दैट? सर हम अगर थर्मल ग्रेडियंट एक यूनिडायरेक्शनल मेंटेन करें, तो ग्रेन बाउंड्री को बनने से हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। ओके,
unidirectional thermal gradient, and what is meant yes by sir, that? you क्या मतलब हुआ इसका यूनिडायरेक्शनल थर्मल ग्रेडियंट, और क्या कर सकते हो आप उसको ये अचीव करने के लिए? like चिल्स यूज करते हैं सर, मतलब यूनिडायरेक्शन, जैसे इसमें कास्टिंग में वगैरह यूज करते हैं। क्या होता है चिल से? चिल्स होते क्या हैं वैसे? सर मतलब जहाँ टेम्परेचर जैसे एरिया कम है सर, वहाँ पे हम चिल्स यूज करते हैं, जिससे कि एक टेम्परेचर ग्रेडियंट मिल सके जो कूलिंग मटेरियल है उसको, और फिर इम्प्यूरिटीज ना जनरेट हो सर उसमें। इम्प्यूरिटीज या ग्रेन बाउंड्रीज? इम्प्यूरिटीज या ग्रेन, सर ग्रेन बाउंड्रीज सर। कैसे नहीं जनरेट होंगी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कैसे कैसे अवॉइड करोगे आप ग्रेन बाउंड्री का जनरेशन? Let me give you a hint. Why do not we get pure metals in our earth environment? क्यों नहीं हमें प्योर मेटल्स क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो वही एक सर रीजन है कि क्योंकि प्योर मेटल आपके स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमें इसलिए जब भी मटेरियल को स्टेबिलिटी अटेन करना होता है तो थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल नहीं है कि हमें प्योर मेटल्स मिले। सर क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर पे मतलब इम्प्यूरिटीज बहुत ज्यादा है, गैसेस हैं, उसकी वजह से तो वो एब्जॉर्ब हो ही जाएंगे कुछ ना कुछ अमाउंट में। ओके, तो ये आप अब सोच के बताइए कि चिल्स यूज करके क्या होगा ऐसा कि हमें ग्रेन बाउंड्रीज रिड्यूस हो जाएंगी। सॉरी सर, नहीं सोच पा रहा। ओके, चलो फिर कास्टिंग सैंड के बारे में कुछ पूछें आपसे। यस सर। ओके, सो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन फ्लोएबिलिटी? इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन फ्लोएबिलिटी। हाँ, I think sir flowability decreases. डिक्रीजेस। ओवरऑल क्या ट्रेंड रहेगा, मतलब जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले ड्राई सैंड लिया, कौन सा सैंड हम जनरली यूज करते हैं कास्टिंग के लिए? सर ग्रीन सैंड यूज करते हैं। हम बिना मॉइस्चर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलेंगे कि सर हम सिलिका सैंड यूज करते हैं ना। तो यस ग्रीन सर, सैंड की सिलिका बात तो सैंड। तब आती है जब हम मॉइस्चर की बात हमने कर दी, तो ठीक है। जस्ट सपोज आपने ड्राई सैंड लिया, उसके बाद आपने उसके अंदर मॉइस्चर ऐड करना स्टार्ट किया, तो उसके यस साथ सर। सोचिए कि मतलब फ्लोएबिलिटी कैसे वेरी करेगी। फ्लोएबिलिटी होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ईज ऑफ फ्लो, ईज टू फ्लो ऑन द पैटर्न। यस सर। तो यस कैसे सर। चेंज, कैसे वेरी करेगी वो? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू थिंक एंड देन आंसर। सर पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी। अच्छा, जब ड्राई सैंड होता है तो उसकी फ्लोएबिलिटी कैसी होती है? अच्छा उमाकांत, मतलब कंफ्यूज हो रहे हो, ये कंफ्यूज सर, हो रहे हो, ठीक है? नहीं आराम से नहीं, सोचिए, ड्राई सैंड कैसा होता है? ड्राई सैंड तो प्योर, मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है सर। बिल्कुल नहीं होता, तो फ्लोएबिलिटी कैसी होती है उसकी? इजीली फ्लो हो रहा है यार, हाथ नहीं। से इजीली निकल जाएगा। यस सर। तो फिर उसके बाद आप सोचिए कि आगे आगे मॉइस्चर ऐड करेंगे, उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा उस पर? सर फ्लोएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी उसकी। ओके, उसके बाद और ज्यादा मॉइस्चर ऐड किया, फिर क्या होगा? फिर फ्लोएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी सर। तो पहले भी डिक्रीज हो रही है, बाद में डिक्रीज हो रही है। चलो परमेबिलिटी के यस टर्म में सर। बताओ, व्हाट इज परमेबिलिटी? सर मतलब द ईज ऑफ दैट इज, मतलब गैस को escape करने के लिए गैस को escape होने की जो प्रॉपर्टी है सर, हम्म, मोर
मोल्ड से है, या परमेबिलिटी कहते हैं। ओके, अब सोचिए तो परमेबिलिटी कैसे वेरी करती है मॉइस्चर कंटेंट के साथ। इनिशियली ड्राई सैंड के बारे में सोचिए, उसके बाद फिर जैसे जैसे हम उसके अंदर मॉइस्चर ऐड करते जाएंगे परमेबिलिटी कैसे वेरी करेगी। सर परमेबिलिटी पहले इंक्रीज होगी फिर हम्म। डिक्रीज होगी। हाँ, तो अब सोचो फ्लोएबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। फ्लोएबिलिटी पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी। यस सर। ठीक है, ये कोरिलेटेड चीजें हैं, ये मतलब बहुत सिंपल सी चीजें हैं। यस सर। सर ठीक है, तो फ्लो अब यस यस ओके, सो नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस just सर। suppose solidification is just going on in some casting setup. Okay, तो यस सर। एक साइड पे सॉलिड है, ठीक है, बनाइए पेपर के यस ऊपर। सर। एक साइड पे सॉलिड है, फिर उसके बाद इंटरफेस आया, उसके बाद आगे आपका लिक्विड मेटल है। हम्म। ठीक है, तो अब इसमें जनरली टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट बनाइए इसमें। सर एक साइड में लिक्विड है। हाँ, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है, आपके पास पहले सॉलिड है, उसके बाद सॉलिड सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है, उसके बाद लिक्विड है आगे। ओके। So ideally, how should be the temperature gradient across the interface, across the solid and interface and liquid? सर टेम्परेचर प्रोफाइल बनाना है ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल, across the distance varying from mold wall to solid to liquid. मोल्ड वॉल टू लिक्विड। मोल्ड वॉल, हाँ मोल्ड वॉल से फिर सॉलिड आएगा ना, कि सॉलिड अब मैंने आपको बताया कि सॉलिड आधा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उसके बाद लिक्विड आएगा। यस सर। तो यस सर। टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे होगा अक्रॉस। सर जो बाउंड्री है सॉलिड की वहाँ पे सबसे कम होगा टेम्परेचर, और जो सेंटर लाइन है जहाँ पे लिक्विड है वहाँ पे सबसे ज्यादा होगा सर। दिखाइए जरा। इसको इंटरफेस पे बनाना चाहिए था मेरे हिसाब से तो। मतलब यूनिडायरेक्शनल बताओ, जो आपने यूनिडायरेक्शनल पहले बताया था, पहले सॉलिड बनाओ फिर लिक्विड बनाओ, फिर उसके अक्रॉस उसी के ऊपर आप टेम्परेचर प्रोफाइल बनाओ, किस तरह से होगा। देखिए सॉलिड के अक्रॉस भी बनाना है और सॉलिड फिर के लिक्विड, अक्रॉस। हाँ लिक्विड के अक्रॉस भी बनाना है। अच्छा ठीक है, चलिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं। सॉलिड जो इंटरफेस है, हाँ जी बताइए बताइए बताइए। सर वैसे ही आएगा लगभग। स्ट्रेट आएगा, तो स्ट्रेट आएगा तो फिर तो ये लिक्विड के अक्रॉस जो सेंटर में आपने बताया, ये सेंटर वाला पोर्शन लिक्विड होगा, ठीक है ना। ये सर सेंटर वाला पोर्शन लिक्विड है। हाँ, तो फिर अगर टेम्परेचर लिक्विड में ज्यादा है, यस ठीक सर। है, तो फिर ये लिक्विड में ज्यादा है तो सॉलिड सॉलिड लिक्विड इंटरफेस जो है वो एडवांस कैसे करेगा फिर। मतलब समझ रहे हो मेरा। एडवांस मतलब सर। एडवांस मतलब आगे कैसे मूव करेगा सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। सर क्योंकि हीट बाहर जाएगा तो वो सॉलिड मतलब बनता जाएगा अंदर का लिक्विड, हम्म, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट किस में ज्यादा होना चाहिए सॉलिड लिक्विड इंटरफेस को आगे बढ़ने के लिए। अगर वो तेजी से आगे मतलब बढ़ रहा है सर, तो लिक्विड इंटरफेस में ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या वो नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट होना चाहिए या पॉजिटिव लिक्विड में, लिक्विड के अंदर। जो आपने बनाया अभी इस कंडीशन में क्या होगा कि सॉलिड जो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लिक्विड में आगे टेम्परेचर ज्यादा है। समझ रहे हो, अगर सॉलिड का लिक्विड का इंटरफेस आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो रीमेल्ट हो जाएगा, है ना। क्या ऐसा होगा, समझ रहे हो मैं क्या सर बोल तो रहा हूँ। ये सर तो हीट तो निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना सर, क्योंकि हाँ टेम्परेचर यहाँ पे मतलब सॉलिड लिक्विड इंटरफेस निगेटिव डायरेक्शन में है ना।
अच्छा, अब ऐसा करिए, जो लिक्विड के अंदर जो आपका ग्रेडियंट है इसको नेगेटिव बना दीजिए। सॉलिड लिक्विड इंटरफेस से लिक्विड के अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट को नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव स्लोप कर दीजिए इसकी। यस सर, तो कर क्या इस दिए हैं। हाँ, तो क्या इस कंडीशन में सॉलिड लिक्विड इंटरफेस आगे बढ़ेगा? नहीं सर, इस केस में नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर सॉलिड रीजन का ज्यादा है सर लिक्विड रीजन से, तो हीट तो हीट सॉलिड सॉलिड सरफेस से लिक्विड की तरफ जाएगा। तो फिर डेंड्राइट कैसे ग्रो करेगा? सोचिए, जरा दिमाग लगाइए। सर जो पहला वाला प्रोफाइल था वो सही था ना सर, क्योंकि उसमें मतलब इस केस में सर निगेटिव डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है ना। चलिए, मैं आंसर आपको बाद में बताऊंगा, बट आप पहले सोचिए। नहीं सर, नहीं सोच पा रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सुपर हीटिंग, व्हाट इज द सुपर हीटिंग लिक्विड मेटल? जब हम मान लीजिए किसी मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसकी सुपर हीटिंग क्यों नेसेसरी है मेटल कास्टिंग के लिए? बस क्योंकि सर वो फ्लो मतलब फ्लोएबिलिटी उसकी बढ़ जाए, जहाँ जहाँ हमारा क्रिटिकल सेक्शन भी है वहां तक वो पहुंच पाए। क्रिटिकल सेक्शन कौन उसके सा लिए हुआ? लाइक क्रिटिकल सेक्शन इन द सेंस कि सर जैसे जहाँ से हम पोर करते हैं उससे जो एंड का सेक्शन है, या जिस सेक्शन की थिकनेस थोड़ी सी कम है, तो वहां पे वो जाके मतलब मोल्टन मेटल रह सके, तो इसके लिए हम उसको सुपर हीट करते हैं सर। ओके, सो अब बताइए, अंडर कूलिंग क्या चीज है? व्हाई डू वी नीड अंडर कूलिंग? अंडर कूलिंग हम्म नहीं पता सर, अंडर कूलिंग मतलब एग्जैक्टली। अंडर कूलिंग पता है आपको, पर आप बोलो, सोच के बोलो, होता क्या है अंडर कूलिंग? कास्टिंग के टर्म में नहीं पता सर, सॉरी एग्जैक्टली। वो कास्टिंग के टाइम हो चाहे कहीं पे भी हो, अंडर कूलिंग ही होता है। Okay, Avinash sir. So now we will move to the feedback section. ओके सर। यस सर। So Vishal sir, please provide feedback. Yes, sir. Abhinesh, when is your interview? सर उमाकांत Yes, Umakant. When is सर your interview? परसों है सर, परसों है सर, डे आफ्टर टुमारो। Umakant, देखो अभी अभी what you can do in next 2 days, you need to improve your energy level at least. Technical part sir. is one part of interview, but Yes, sir. final selection will be based on your overall presentation. अभी Yes, sir. sincerity was it is fine, you are looking sincere, but Yes, like sir. suppose as a interviewer, like suppose I am employer, so I need to choose some candidate who is actually strong in technical strength also, and who is smart also, like who will be able to handle all type of things. So what I feel like, I interacted with you and I found you very sincere, but you need to be smart also, you need to be Okay, energetic also. Okay, Yes, तो sir. अभी थोड़ा सा वो लैकिंग है, योर आंसर डिलीवरी इज वेरी एक्चुअली स्लो, तो थोड़ा सा उस पे काम करो, एनर्जी लेवल पे काम करो, एंड डोंट टेक दैट मच टाइम टू एक्चुअली रीथिंक। अभी Okay, जो sir. टोटल ड्यूरेशन होगा ना, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू विल नॉट बी मोर देन 15-20 मिनट्स। अभी तो 1 घंटे का सेशन गया है, जो Yes, sir. फाइनल इंटरव्यू होगा दैट विल बी क्लोज टू 15-20 मिनट्स ओनली। सर एनपीसीएल का इंटरव्यू लगभग मतलब 45 to 60 मिनट्स का होता है, मतलब नहीं होता, अभी अभी इस बार का देखना आप कितने का जाएगा। लास्ट टाइम का फ्रॉम वेयर यू गोट दिस इंफॉर्मेशन? सर मैंने खुद नहीं दिया था ना सर, मतलब मेरा तो 1 घंटा। that was close to 45 minutes नो you are saying? सर, नो सर, 1 घंटा लगभग 10 मिनट का चला था। देखो नॉर्मली सर पीएसयूज का इंटरव्यू यस, इज नॉट मोर देन 15-20 मिनट्स, 20 मिनट से ज्यादा का यस सर, इंटरव्यूज होता नहीं है। ठीक नहीं है, होता है सर। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, तो उनका 1 घंटा चल जाता है। यस तो सर, क्विक राउंड होगा तो आपको बड़ा क्विक रहना चाहिए इंटरव्यू के लिए। यस सर, एचआर पार्ट आई होगा, विल ट्राई। लाइक एचआर पार्ट इज वन पार्ट, वो बिल्कुल होगा एचआर और आपका टेक्निकल, थोड़ा सा उस पे यस सर, काम करो। लेट मी कम टू द टेक्निकल पार्ट।
I asked you about greenhouse effect. I asked you about that alpha. So alpha क्या होता है? It's the ratio of the conductivity by thermal heat capacity, है ना? Rho Cp. Yes, sir. Fourier number is a ratio of the heat diffusivity, means conduction heat transfer by the heat storage rate. Fourier Yes, number sir. tells us about the penetration of the temperature inside the body. That is alpha T by L. Yes, sir. सर आवाज चला गया. हेलो. Sir. हेलो. Okay. Rajesh sir, you provide the feedback. ओके सर. उमाकांत, तो थोड़ा इस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा इसके बारे में कोई मतलब डरना नहीं है कि आंसर नहीं कर पाए, ठीक है? तो इसका कुछ वो Yes, नहीं है. ये जस्ट इसके लिए था कि आप थोड़ा सोचो इसके बारे में, ठीक है? तो ये Okay, एक्चुअली sir. डेंड्रिटिक ग्रोथ का ये वो होता है. मतलब ये सारे क्वेश्चन जो थे आपके मैंने पूछे, ये सारे जो आपने एक चीज बोली थी यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, तो ये उसी से रिलेटेड ये Yeah. सारी चीजें हैं, ठीक है? तो Yes. यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि हम ना एक ही डायरेक्शन से जो है हीट को मोल्टन मेटल से बाहर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है? तो जिस डायरेक्शन में मोल्टन मेटल Yes, से sir. हीट बाहर निकलेगी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रोन ग्रेथ होगा, सॉरी ग्रेन Yes, ग्रोथ sir. होगा, ठीक Grain है? growth होगा. Yes, sir. तो ग्रेन ग्रोथ होगा तो उससे क्या होगा कि कॉलमनर ग्रेन आपके बनेंगे, तो उससे कोशिश की जाती है मैक्सिमम कि आप ग्रेन बाउंड्रीज को अवॉइड कर सको, Okay, sir. ठीक है? सर और पर वो दूसरा आंसर सही था ना सर? हाँ, आप ठीक सोच रहे थे, लेकिन जो था अंडर कूलिंग से रिलेटेड ये चीज थी कि जब आपका मॉल्टन मेटल जो है मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर होगा तो वहां पे वो मेटल सॉलिडिफाई नहीं करता, उसको हमें कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स देना पड़ता है. तो हम क्या करते हैं, अंडर कूलिंग करते हैं उसका. मतलब अगर आपका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका मेल्टिंग टेम्परेचर है तो उसको हमें 1500 से नीचे लाना पड़ेगा, तभी वो सॉलिडिफाई Okay, होना sir. स्टार्ट होगा. और जो डेंड्रिटिक ग्रोथ की कंडीशन है उसमें हम मानते हैं कि हमने लिक्विड को अंडर कूल किया, क्योंकि नेचुरली जो हमारी सॉलिडिफिकेशन होती है उसमें डेंड्रिटिक ग्रोथ होती है, ठीक है? सॉलिड लिक्विड इंटरफेस Okay, sir. कभी भी मतलब स्ट्रेट फेज आगे नहीं बढ़ता. तो क्या है कि जब आप लिक्विड को अंडर कूल करोगे तो लिक्विड में नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा. लिक्विड को आपने अंडर कूल किया होगा तो उसी कंडीशन में जो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है वो आपका आगे एडवांस करेगा. क्यों? क्योंकि आगे टेम्परेचर कम है. अगर आगे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो Okay, sir. डेंड्राइट ग्रो नहीं कर पाएगा, वो रीमेल्ट कर जाएगा. क्यों? क्योंकि आगे अगर लिक्विड के अंदर पॉजिटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो वो मेल्ट कर जाएगा, ठीक है? और Yes, sir. क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हाँ, आपने बताया था कि मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको चाहिए होंगी. तो Yes, sir. प्रॉपर्टीज का देखिए तो हाई टेम्परेचर पे सस्टेन करना चाहिए, तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस, उसका कुछ मतलब होता है. तो आपको ऐसा बोलना है सर, हाई टेम्परेचर पे इट हैज टू सर्वाइव ऑक्सीडेशन आल्सो, राइट? इट हैज टू Yes, बी sir. ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट एंड इट हैज टू बी क्रीप रेजिस्टेंट, Yes, sir. ठीक है? तो इस तरह के कुछ पॉइंट आपको इस तरह से बोलना है. मतलब ये पॉइंट ठीक नहीं बना कि मतलब हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करना चाहिए, ठीक है? तो इसमें इलेबोरेट Okay, करना है मतलब आपको. और भी यू आर प्रॉपर्टीज गिविंग, बताना है. हाँ, प्रॉपर्टीज बतानी है. आप टेक्निकल इंटरव्यू दे रहे हो, क्रीप रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए इसके अंदर, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है? Yes, sir. तो ये है. बाकी त्यागी सर के बाद एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा एंड में, तो सर के बाद. नहीं, Okay. अभिनय सर आप कर सकते हो कंप्लीट. ठीक है. तो मुझे लगता है कि जो आपने आंसर किया ना कि व्हाई डू यू वांट एनपीसीआईएल, तो उसमें ना नॉट ओनली हाईलाइटिंग द जॉब सिक्योरिटी रीजन, राइट? Okay. So it means it can give a feeling of that you just want job security, not only you want to work here. तो मुझे लगता है कि उसमें आप ऐसा ऐड कर सकते हो कि sir, it would be a great opportunity for me to start my career with NPCIL, and obviously the second the job security is also a reason, but मेन प्रायोरिटी ना कुछ वर्क से रिलेटेड ही बोलना चाहिए आपको कि एनपीसीआईएल में मैं हमेशा से वर्क करना चाहता हूँ और ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अपना करियर यहाँ करूंगा तो ये मेरे करियर प्रोफाइल के लिए अच्छा होगा ग्रो करने के लिए, ठीक है? Okay. तो स्ट्रांगली आपको उस टाइम पे अपना और जो मतलब 2019 का था वो भी आपको हाईलाइट करना चाहिए था उमाकांत. हाँ Yes, वो तो sir. आपको बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट कर सकते थे आप. आई एम जो इंटरेस्टेड फॉर मत NPCL sir from from year 2016 when I graduated. Even then I was thinking of dreaming of NPCL. Like this you need to mention. आपने तो 2019 में इंटरव्यू दिया ना, you mentioned. Yes, sir. Yes, उसको sir. आपने बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट नहीं किया. अच्छा सर, इसको पर थोड़ा वहाँ पे मैं अच्छे से तैयार करो इसको थोड़ा कि मैं यहाँ तक पहुंच गया था सर आके. वो ये देखेंगे कि दिस सर पर्सन इज इंटरेस्टेड इन एनपीसीआईएल, तो वो एज होगा आपके लिए. यस, अच्छा. एडवांटेज भी देंगे आपको, एडवांटेज भी मिलेगा सर. इंट्रोडक्शन ओके ओके सर. ठीक है, यस सर. इसे आप इंट्रोडक्शन देंगे. उसमें ऐड करना है इसको. बिल्कुल. पहले इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करो यस और सर. एंड में आप बोल सकते हो कि
मेरा ड्रीम है मतलब किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो जो कंट्री के सिक्योरिटी से, कंट्री के रेस्पेक्ट से, ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन Okay. लाइक इसरो, डीआरडीओ, जहाँ पे सोशल रेस्पेक्ट अलग तरीके का है, मतलब यहाँ पे काम करते Okay. हैं। हाँ, तो और सर इसलिए मैं पिछले टाइम में इंटरव्यू तक पहुंचा, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया, तो मैंने फिर से अपने आप को रीडिफाइन किया, मतलब फिर से तैयार किया, प्रिपेयर किया, और फिर मैंने मेहनत Yes, sir. और मैं इस बार फिर से पहुंचा हूँ यहाँ पे। Okay, sir. ठीक है। सर पर और पिछली बार जैसे नहीं हुआ था तो ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है? अच्छा नहीं अच्छा हुआ सर, ओके फिर भी मैंने प्रयास किए दोबारा, क्योंकि मेरा ओके एम सर और कंटेंट डेवलपमेंट का काम सर अपने उसके लिए मैंने किया था साइड में। मेरा अल्टीमेट एम था कि मुझे इसरो, डीआरडीओ, बार्क या एनपीसीआईएल, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्री के अंदर बहुत सबसे अलग तरीके का यूनिक रोल प्ले करती हैं, एक अलग से एक्साइटमेंट वहां पे काम करने का मुझे बचपन से था। इसके लिए मैंने बहुत सारी Okay, जॉब्स को, मतलब अपने कैरियर के साथ एक तरीके का मैंने रिस्क भी लिया कि पता नहीं, ओके जरूरी तो नहीं होता कि जॉब लग जाए आपकी इस तरीके के सेक्टर में, यस बहुत सर अच्छा वो है, बट फिर भी मेरा एम था, मेरे मन में विश्वास था, तो मैंने उसके लिए मेहनत की बहुत ज्यादा, और आगे भी मैं ओके करूंगा। सर तब जब तक मेरा ओके एम सर ना हो जाए गोल, मैं अपने आप तरीके से फुल एफर्ट करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, ओके सर इसलिए मैंने अलग अलग तरीके की जॉब जो मुझे मिल सकती थी, कैंपस के थ्रू मिल सकती थी, वो नहीं की, और अपने इसी पे Okay. मैंने ध्यान रखा। मैं सर टीचिंग में भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, ठीक है, जैसे आपने बताया कि मैंने कंटेंट डेवलपमेंट किया, तो कि इकोनॉमिक Yes, sir. थोड़ी कंडीशन मेरी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल Okay. मेरे पास रिसोर्सेज की थोड़ी कमी थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक पार्ट टाइम मैंने वर्क स्टार्ट कर दिया, कंटेंट Yes, sir. डेवलपमेंट। ठीक है, टीचिंग हाँ में तो सर मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ता, टीचर्स को तो Yes, sir. 6 to 8 आवर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है वहां पे क्लासेस में, Yes, sir. ठीक है ना। लेकिन कंटेंट डेवलपमेंट में क्या था कि मैंने अपना लिमिटेड टाइम वहां पे दिया, जिससे कि बस मुझे उतना ही पैसा मिला जिससे मेरा खर्चा चल सके, अपने खाने अच्छा पीने अच्छा सर बस। वो मेरा Yes, sir. मनी कमाने का कोई उससे प्लान नहीं था, क्योंकि मेरा वो अल्टीमेट गोल वो नहीं था। Yes, sir. ठीक है? और इसलिए मैंने ये सब तैयारी की है। उसके बाद वो सारे इशू खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, कि तुम क्यों गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, क्यों एनपीसीएल चाहते हो। अब चाह कहेंगे तुम्हारा क्यों ड्रीम है, कि सर पैशन होता है, मतलब ना अपना पैशन है कि Yes, sir. Yes, sir. मतलब इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन सुन के एक्साइटमेंट होता है हर एक इंसान का अपना अपना, किसी का Yes, sir. होता है, किसी का कहीं पे होता है। मुझे इन चीजों की तरफ अट्रैक्शन है, मुझे नेचुरल अट्रैक्शन है। Okay, sir. ठीक है, और दूसरा कि जो वहां पे काम करके क्या है कि चैलेंजिंग जॉब है, Yes, sir. हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा मुझे बहुत ज्यादा, और मेरे Yes, ऊपर sir. रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, टारगेट्स मिलेंगे मुझे, तो ऐसी जगह मैं बहुत मतलब अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाऊंगा काम को, Okay, sir. जहाँ पे कुछ टारगेट्स मिले, ठीक है, और उनको करने का प्रेशर भी हो, वर्कलोड भी अच्छा हो। मैं ऐसी जगह काम करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इन इंस्टीट्यूशंस में, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें हैं कि काम बहुत ज्यादा Yes. करना पड़ता है आपको, भले Yes, ये sir. गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स हैं, लेकिन इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, तो मैं ऐसी ही जॉब हाँ करूँ। सर ओके सर और साथ में यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी और हार्ड वर्क के साथ में जो फैसिलिटीज हैं वो भी अच्छी मिलती है, क्योंकि साथ में वो भी सबको चाहिए होता है कि भाई लाइफ में एक अच्छी लाइफ भी अपना मतलब सम्मानजनक इंसान जिंदगी जी, उसके लिए जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट से मिलती हैं वो भी अच्छी हैं। तो फिर आप फुल्ली आप हम अपने काम के प्रति वो मतलब डेडिकेशन लगा सकते हैं, उसमें क्या है। यस सर ठीक है, अब तुम कैसे यस सर डिफाइन करोगे इन चीजों को, हमारा व्यू पॉइंट समझ में आया ना क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ सर मतलब जो पॉजिटिव हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोशल स्टेटस और मैं ये नहीं बोल ये रहे भी कि वहाँ बताना नौकरी है से नहीं हमें। निकालेंगे जी। अमेरिका में वो आया था, क्या कहते हैं, मंदी हो गई थी, सबको नौकरी से निकाल दिया था, तो इसलिए मेरे मन में डर बैठ गया, इसलिए मैंने सोचा कि यार गवर्नमेंट जॉब में चाहे कुछ भी हो जाए, कंपनी वो हो जाए, कोई जॉब से नहीं निकालेगा मुझे। वो थोड़ा सा चाइल्डिश आंसर हो गया सर। ये इंडिया के हिसाब से मतलब ऐसा आंसर है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जॉब सबको चाहिए बट हाँ नोबडी वांट्स टू वर्क। गवर्नमेंट है वो इसलिए तो प्राइवेट हाँ तरफ बढ़ रही है। गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हाँ हर चीज सर का। करना चाहती है कि आप गवर्नमेंट जॉब में है तो आप काम कीजिए ना, आपको प्राइवेट सेक्टर यस से सर ज्यादा यस सर फैसिलिटी मिल रही है,
अगर जॉब सिक्योरिटी मिली तो ज्यादा काम कीजिए आप। तो आप लोग उसका Yes, कम sir. काम करना चाहते हो अगर, तो गलत है वो फिर। और यहाँ बच्चे चाइनीज मेंटेलिटी से अगर करेंगे तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी फिर आगे? Yes, sir. ठीक है। हाँ सर। और उसके अलावा थोड़ा जो आपने अपनी हॉबीज बताई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इसके बारे में पढ़ लो। ओलंपिक्स में जो गेम चल रहे हैं जैसे, वहां पे देख लो 400 Yes, मीटर sir. में कौन प्लेयर है इंडिया से, 100 मीटर में कौन है, कोई मेडल मिला कि नहीं मिला। जैसे पीटी उषा के बारे में आपने बताया, तो पीटी उषा को तो Yes, नहीं sir. मिला था मेडल ओलंपिक में, बाकी उन्होंने बहुत अच्छे गेम मतलब सारा कुछ परफॉर्म किया। और दूसरा, जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में देख लो कि कौन सा कहाँ पे है। आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र में कौन सा है, ये पूछ सकते Okay, हैं। sir. आपके आसपास में कौन सा पावर प्लांट है, उससे आपको क्या नुकसान लगा। मान लिया महाराष्ट्र में तारापुर कहाँ पे है, ये बताओ। तारापुर का नाम सुना है? Yes, sir. तारापुर, yes, sir. कहाँ पे है ये, किस स्टेट में है? मुंबई में, मतलब सर सॉरी, महाराष्ट्र में ही है सर। महाराष्ट्र में ही है। तो क्या Yes, sir. वहां के लोगों को उससे कोई दिक्कत हुई कि उससे क्या बेनिफिट हुए, उस प्लांट ने क्या दिया Okay. कंट्री को या महाराष्ट्र को? समझे? इन चीजों को Okay. थोड़ा पढ़ो। टोटल Yes, sir. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी हो Okay, चुकी है इसकी, न्यूक्लियर पावर की कितनी कैपेसिटी है टोटल, वो डाटा याद करो। सर वो भूल जा रहा है सर, मैं पढ़ रहा। नहीं नहीं, ये पढ़ मेजर लिया। चीजें हैं, ये याद रहेंगी मेरे ख्याल से। जब सबसे बड़ा जैसे तमिलनाडु का है 2000 मेगावाट वाला, तो ये चीजें याद रह जाएंगी, ये मतलब नहीं भूलेंगे अच्छा, आपको। आप ओके, एक बार नहीं ये वेबसाइट आपने अभी हाईलाइट कर आप दिया ना सर, प्लांट अभी की अभी नहीं सुनो, भूलेगी। आप एवरी प्लांट की याद नहीं करना अभी आपको, मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल नहीं सर। यस सर, यस सर। कंट्री में कितने जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनकी लोकेशंस का आइडिया होना चाहिए। एटलीस्ट जो आपके स्टेट में उसका तो पता होना चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर। कोई कंट्रोवर्सी अगर एसोसिएटेड है उसके बारे में पता होना चाहिए। ओके सर। ठीक है। और कौन सी एजेंसीज हैं जो सर्टिफिकेशन देती हैं हमें, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको कुछ सर्टिफिकेट मिलते हैं ना वर्ल्ड की, ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बॉडीज, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। ओके। ठीक है। यस सर। इस पे वर्क करो अच्छे तरीके से। और यस सर। बाकी सर, विशाल सर, एनी अदर सजेशन? और ठीक है सर, मेरे ख्याल से काफी देखो उमाकांत, मेजर जो पार्ट है ना वो एचआर पार्ट रहेगा आपके डिस्कशन में, मतलब इंटरव्यू के सिलेक्शन में। यस उसको सर। थोड़ा सा स्ट्रोंगली अपने आप को प्रेजेंट करना है, मतलब देखो यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर एक्चुअली। तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं लग रहे अभी आप, तो उस पर थोड़ा सा वर्क करो कि नेक्स्ट 1-2 डेज में हाउ यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन मोर आपका इंप्रेशन ये पड़ा स्ट्रांगली, कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योरसेल्फ मोर स्ट्रांगली। आपका इंप्रेशन ये पड़ा मकान कि आप खुद ही थके हुए से हो बहुत। आप देखो एक होता है ना, एक उमाकांत, आपने डाउन कर एक दिया है। जेन्युइन इंटरेस्ट होता है, एक जेन्युइन Yes, इंटरेस्ट होता है sir. ना, डिजायर होता है एक जैसे। हाँ हाँ। अब वो इच्छा होना चाहिए ना यार, you're looking for job, तो वो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए ना जॉब का। यस सर। तो वो एक नेचुरल इंटरेस्ट नहीं लगा। जैसे बोलते हैं कि यार आप नए किसी बंदे से मिलने गए एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, तो आप क्या करोगे, उससे बहुत एनर्जेटिकली बात करोगे। यस सर। नहीं तो क्या हो गया, आप ऐसे ही टाइम पास करोगे फिर, है ना। तो अभी थोड़ा सा हाँ वो सर। जेन्युइन इंटरेस्ट जो आपका एक कैंडिडेट का होना चाहिए ना नौकरी में, जॉब में। यस सर। और आपको तो ये बिल्कुल डिजायर होना चाहिए, क्योंकि फ्रॉम 2016 यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ओनली। और ये यस अपॉर्चुनिटी सर, यस सर। एक बार मिल गई, 2 बार मिल गई, बिल्कुल। 3 बार मुश्किल हो तो जाता ये है। 2 दिन सिर्फ इसी चीज पे लगाओ। और टेक्निकल तो Yes, sir. आपका जो है देखो वो है, वो सेकेंडरी चीज रहेगा, वो आप Yes, रिकॉल sir. कर भी पाओगे। बाकी आपसे बहुत डिटेल में त्यागी सर ने आपको बताया चीजों को, उन पे फीडबैक्स पे काम करो एंड ट्राई टू प्रेजेंट। गैप है वो जरूर पूछेंगे आपसे, गैप को उसको जस्टिफाई करना अच्छे तरीके से। गैप से नुकसान नहीं होगा कि गैप है तो आपको नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है, बट आपको उस गैप को इंप्रेसिव वे में जस्टिफाई करना है। बिल्कुल। ओके सर। देखो ठीक है। एक ही कंक्लूजन है उमाकांत, अगर आप गैप जस्टिफाई कर रहे हो, आप अपना आंसर जो दे रहे हो ना बहुत ऐसे थके हुए वे में दे रहे हो, तो वो जस्टिफाई नहीं होगा। बट आप स्ट्रांगली बोल रहे हो सर, यस सर, आई नो सर, आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2016 सर, एंड फ्रॉम लास्ट 4 years सर आई एम प्रिपेयरिंग एंड कंटिन्यूअस सर आई एम वर्किंग इन इंप्रूविंग माई सेल्फ सर, एंड व्हाट आई फील सर इन लास्ट 4 year आई इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो दैट इज अ गुड थिंग। लाइक ठीक है 4 साल का गैप है, बट आप काम कर रहे हो ना अपने आप को इम्प्रूव करने में, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली वो प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये सजेशन है, बाकी तो ठीक है। ओलंपिक मेडल के लिए कई साल तक मेहनत करते हैं लोग, क्या दिक्कत है? ठीक है उमाकांत, गुड लक एंड तो ओके सर।